नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मीना। आज की कक्षा बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई है और आज हमारे अध्ययन का विषय है मनु के परराष्ट्र नीति एवं राजनीति का व्यवहारिक स्वरूप। क्योंकि हमने पिछली कक्षाओं में देखा कि मनु ने परराष्ट्र संबंधों के सैद्धांतिक पक्षों में मंडल सिद्धांत, षाडगुणी नीति एवं उपायों को सम्मिलित किया। आज की कक्षा में हम परराष्ट्र नीति के व्यवहारिक स्वरूप पर चर्चा करेंगे। परराष्ट्र नीति के सिद्धांतों को व्यवहार में क्रियान्वित करने के लिए मनु ने विभिन्न संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं का विवेचन किया है। उनमें से पहला है दूत व्यवस्था। मनु ने दूतों की भूमिका को परराष्ट्र संबंधों के संचालन में बहुत ही महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि उनके अनुसार राज्य को मैत्रीपूर्ण तथा अमैत्रीपूर्ण संबंधों का मूल आधार दूत व्यवस्था ही होते हैं। मनु का कथन है कि दूत ही शत्रु से मेल करा देता है और मिले हुए शत्रु से विग्रह करा देता है। दूत वह कार्य कर सकता है जिससे परस्पर मैत्री में भी फूट पड़ जाती है। अब हम देखेंगे कि मनु ने दूतों की कौन कौन सी योग्यताएं बताई हैं। मनु ने शास्त्रों का विशिष्ट ज्ञान रखने वाला, इंगित अर्थात वचन तथा स्वर आदि को समझने वाला, आकार और चेष्टा को जानने की क्षमता, शुद्ध हृदयता, चातुर्य, कुलीनता तथा स्त्री आसक्ति एवं मद्यपान से रहित होना आदि गुण दूत की अनिवार्य योग्यताओं के रूप में स्वीकार किए हैं। शुद्ध, अनुरक्त, चतुर, तीव्र स्मरण शक्ति से युक्त, देश एवं काल के अनुरूप निर्भय, वाक्पटु दूत को मनु श्रेष्ठ दूत के रूप में स्वीकार करते हैं। मनु ने षड्गुणों में प्रवीणता, सामर्थ्य, धर्म, अर्थ, काम से भी शत्रुओं के पक्ष में न आना, गणितज्ञ होना, निर्लोभी होना व धर्म से युक्त होना, विभिन्न लिपियों का ज्ञान, प्रसंगानुसार कार्य करने की क्षमता, विश्वास पात्र होना आदि दूतों के आवश्यक गुण माने हैं। मनु ने दूसरी गुप्तचर व्यवस्था को महत्वपूर्ण माना। गुप्तचर व्यवस्था के अंतर्गत मनु का मानना है कि गुप्तचर दूसरे राज्य की शक्ति एवं दुर्बलताओं तथा व्यवस्था आदि के बारे में जानकारी एकत्र करके अपने राजा तक पहुंचाते हैं। साथ ही गुप्तचर का यह कार्य भी है कि वह अपने राज्य में रह रहे दूसरे राज्य के गुप्तचरों का पता लगाए एवं उनके बारे में राजा को सूचित करे। अब हम देखेंगे कि मनु ने गुप्तचरों के जो प्रकार बताए हैं उसके अंतर्गत 5 प्रकारों का वर्णन किया है। पहला है कापाटिक। मनु के अनुसार ढीठ, कपट, व्यवहार में दक्ष तथा जीविका का इच्छुक व्यक्ति यदि गुप्तचरी का कार्य करे तो वह कापाटिक गुप्तचर कहलाएगा। दूसरा है उदास्थित। मनु ने संन्यास धर्म से पतित हो गए बुद्धिमान, शुद्ध अंतःकरण वाले जीविका के इच्छुक व्यक्ति को उदास्थित गुप्तचर कहा है। तीसरा है गृहपति। मनु ने जीविका से रहित किसान के रूप में रहने वाले व्यक्ति को जो कृषि कर्म के स्थान पर गुप्तचर्या करे, गृहपति श्रेणी का गुप्तचर माना है। चौथा है व्यापारी। व्यापारी के रूप में रहने वाले जीविका रहित व्यक्ति को जो वास्तव में गुप्तचर्या में लगा हो, मनु ने व्यापारी गुप्तचर माना है। और पांचवा है तापस। तपस्वी के वेश में रहते हुए गुप्तचर्या करने वाले व्यक्तियों को मनु ने तापस कहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुस्मृति में गुप्तचरों की योग्यताओं, कार्यविधि एवं व्यवहार आदि के विषय में विस्तृत विवेचन नहीं किया गया, किंतु मनु ने दूत व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था को परराष्ट्र नीति के संचालन में व्यवहारिक स्वरूप के रूप में स्पष्ट किया है। आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।